फैक्टर इफेक्टिंग और मैकेनिज्म समझने के बाद अभी हम ट्राई करते हैं कि जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि 3 ऐसे मेन जो है ना हमारे वो इफेक्ट प्रोड्यूसिंग है, जिसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, इमोबिलिटी है और लॉस ऑफ रिफ्लेक्स है। एमनेजिया को हम इसमें काउंट नहीं करते। तो जनरल एनेस्थीसिया ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया ड्रग जो होती हैं उनमें कुछ ड्रग जो है ना वो डोमिनेटिंग होगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ज़्यादा करेंगी, इमोबिलिटी और लॉस ऑफ रिफ्लेक्स भी करेंगी, लेकिन डोमिनेटेडली सबसे ज़्यादा अगर करेंगी तो वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करेंगी। इमोबिलिटी और लॉस ऑफ रिफ्लेक्स के ऊपर भी उनका थोड़ा सा कमांड होगा कंपेरेटिवली। अगर हम इनकी कंपैरिजन की बात कर लें तो इसको जो है ना 70% अगर ये कर रहा है तो 70% ये करेगा, बाकी के जितने भी जो 30% है उसमें 20 और या आप कह सकते हैं कि 15% जो है ना ये दोनों काम करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है ना डोमिनेटली एक काम करेगा। कोई भी जो है ना एक जो ड्रग होगी वो या तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस डोमिनेट उसको वो डोमिनेट होगी उसके उस ड्रग के अंदर, या इमोबिलिटी उसके अंदर डोमिनेट होगी, या लॉस ऑफ रिफ्लेक्स डोमिनेट होगी। बाकी दोनों चीज़ें जो है ना वो नॉर्मल या आप कह सकते हैं कंपेरेटिवली उस एक चीज़ से जो है ना वो कम होंगी। अगर हम बात करें ग्रुप्स की तो क्योंकि एनेस्थेटिक एजेंट जाएगा ब्रेन के अंदर और ब्रेन के अंदर ही उसने काम करना होता है, तो क्या एग्जैक्टली क्या होता है देखें जी। ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके ऊपर ही जो है ना वो ब्रेन ने काम करना है। उसी के थ्रू वही चैनल वही आगे जो है ना वो अपनी सिग्नल देते हैं कि अभी आप रिफ्लेक्सिस करो या इनहिबिशन करो या एक्साइटमेंट करो या तेज़ी करो या कमी करो। यानी कि कुछ न्यूरॉन ऐसे होंगे जिसके अंदर ग्लूटामेट न्यूरॉन है, वो क्या करेंगे, वो एक्साइटेटरी हैं। कोई भी चीज़ अगर आप इसके या इसके ऊपर आएगी, इसके केमिकल इसके ऊपर आएंगे तो क्या करेगा, ये एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करेगी, जो भी काम होगा वो तेज़ हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ गई। और अगर इनहिबिशन हमने करना है तो हमने गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू करना है, यानी कि ऐसे न्यूरॉन जो इनहिबिट करते हैं सिस्टम को, रोकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियस करा सकते हैं, इमोबिलिटी काज कर सकते हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स काज कर सकते हैं, तो हमने गाबा न्यूरॉन को एक्टिव करना है। यानी कि हमने ड्रग देनी है, या तो हमने एक्साइटमेंट की जो पावर है, इन न्यूरॉन्स की जो पावर है इसको कम करना है, या और हमने अगर ये अचीव करना है या तो हमने गाबा न्यूरॉन के इफेक्ट को ज़्यादा करना है। या तो इस इफेक्ट को हम ज़्यादा करेंगे तब जाके इसके लेवल से अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो इनहिबिशन हमारा काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा और इसका हम कम कर देंगे तो ये वापस से अपनी हालत में आ जाएगा। समझ में आ गई। तो इसका कहने का मतलब ये है कि गाबा न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं या गाबा जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो इनहिबिशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और ग्लूटामेट न्यूरॉन जो है ना वो एक्साइटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। समझ में आ गई बात। इसको समझाने का मतलब ये था कि आगे चल के हम जो ड्रग्स पढ़ने वाले हैं उसमें बड़ा रोल है। अगर आप देखें फर्स्ट ग्रुप, अगर हम ड्रग्स पढ़ना चाहें तो इसके अंदर फर्स्ट ग्रुप जो आती है वो क्या करती है, वो इन तीनों इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी वो होगी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। समझ में आ गई। यानी जो पहली वाली जो हमने ये लिखी हुई है, फर्स्ट एनेस्थेटिक एजेंट जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो फर्स्ट ग्रुप इसके अंदर आती है। वो ग्रुप्स के अंदर जो मेडिसिन है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने स्टेजेस के अंदर पढ़ा हुआ था कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कब आता है, जैसे ही हम फर्स्ट स्टेज के अंदर पेशेंट हमारा होता है और जैसे ही लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाती है तो हम उसको कहते हैं कि ये जो है ना इंडक्शन फेज के अंदर है, एनर्जेसिक फेज के अंदर है। अभी आप इंडक्शन कर सकते हो, एटीटी ट्यूब कर सकते हो। तो हमें अगर वो वाली स्टेज चाहिए, फर्स्ट स्टेज चाहिए, फर्स्ट स्टेज के लास्ट स्टेज चाहिए, तो हमें कौन सी ड्रग यूज़ करनी चाहिए, बार्बिचूरेट्स, प्रोपोफॉल, इटोमाइडेट, ये सारे ड्रग्स क्या करेंगे, आपको ये वाली जो है ना वो स्टेज प्रोवाइड करके देगी, जिसको हम इंडक्शन स्टेज कहते हैं या एनर्जेसिक स्टेज करते हैं। इसके अंदर आप जो है ना वो इंडक्शन कर सकते हैं और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस उसकी आ जाएगी। समझ में आ गई बात। ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस किसकी वजह से आएगी कि इनहिबिशन हो गया। कोई न्यूरॉन्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया, इनहिबिशन प्रोसेस शुरू हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इनहिबिशन के लिए कौन से न्यूरॉन्स
न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरॉन्स जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है, वो न्यूरॉन है गाबा न्यूरॉन। इसके ऊपर जो भी न्यूरल ट्रांसमीटर जो नोरेपेनेफ्राइन या एसिटाइलकोलिन आएगा तो वो अगर इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो गाबा के ऊपर, और गाबा को एक्टिव करेंगे तो क्या होगा, आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब कुछ साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं, बारबिचुरेट्स की, प्रोपोफॉल की, एटोमाइड की, क्योंकि लाजमी है। अगर हम एटोमाइडेट अगर ये जो ड्रग है ये अगर इसके साइड इफेक्ट्स अगर आपको चेकआउट करने हैं तो क्या होगा कि एड्रेनल ग्लैंड की जो सप्रेशन हो जाएगी, उसकी सिक्रेशन के अंदर कमी आ जाएगी। एक ये बात। प्रोपोफॉल के अंदर क्या होगा कि पेशेंट आपका रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में जा सकता है, डिस्ट्रेस में जा सकता है। तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन और डिस्ट्रेस में अगर आप चला गया तो ये हो सकता है, अगर आपने प्रोपोफॉल की अगर मेडिसिन ज़्यादा दी है तो उसकी वजह से ये हो सकता है, आपको माइंड में रखना चाहिए। पेशेंट आपका हाइपोटेंशन और बीपी भी इसका ड्रॉप हो सकता है, यानी कि हाइपोटेंशन के अंदर भी ये पेशेंट जा सकता है। तो आपको ये जानना होगा कि अगर मैंने कोई ड्रग अगर मैंने दी है उसकी अगर डोज कम करनी है तो आप प्रोपोफॉल की ड्रग कम कर सकते हैं। बारबिचुरेट के अंदर क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, यानी कि सांस लेने के अंदर तकलीफ होगी, क्योंकि स्पाज्म आ जाएगा ब्रोंकस के अंदर तो सांस लेने में तकलीफ होगी, एपनिया हो जाएगा, और रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस के अंदर भी पेशेंट जा सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स थी जो इन ड्रग्स की वजह से आ सकती हैं। पेशेंट को आपको माइंड में रखना चाहिए कि अगर ब्रोंकोस्पाज्म हो तो बारबिचुरेट की वजह से हो सकता है, और अगर प्रोपोफॉल, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, बीपी, हाइपोटेंशन अगर कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, एड्रेनल ग्लैंड की सिक्रेशन कम होगी तो एटोमाइडेट जो है ना वो ड्रग उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होगी। तो यानी हमने फर्स्ट ग्रुप को पढ़ लिया है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो मेडिसिन यूज़ होती है वो जो है ना लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कराती है। वो हमारे लिए जो अगर हमने स्टेजेस पढ़े होंगे तो इंडक्शन के स्टेज के अंदर हमारे को इस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की ज़रूरत होती है, तो हमने ये वाली ड्रग्स यूज़ करनी है। तो और ये ड्रग्स किसके ऊपर काम, कौन सी न्यूरॉन के ऊपर काम करती हैं, गाबा न्यूरॉन के ऊपर। गाबा न्यूरॉन की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देती है, और एक्साइटेटरी जो न्यूरॉन है ग्लूटामेट उसकी एक्टिविटी को कम कर देती है, या इतनी ज़्यादा बढ़ा देती हैं गाबा न्यूरॉन गाबा की एक्टिविटी को कि वो जो है ना वो कॉन्शियसनेस जो है ना वो लॉस कर देता है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रुप था जो हमने, उम्मीद है आपको याद आ गई हो, ड्रग्स की समझ में आ चुका होगा किस तरीके से काम करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्लास की, सेकेंड ग्रुप की। सेकेंड क्लास की बात करते हैं हम। सबसे पहले आते हैं कि सेकेंड क्लास की ड्रग जो है वो कौन सा इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो वो एनाल्जेसिया का इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, यानी कि पेन से अगेंस्ट जो आपके मुंह रिफ्लेक्सेस हैं वो कम कर देंगी, यानी आपको पेन महसूस नहीं होगा। यहाँ पर मैंने जो पेन का लिए जो एरो है वो नीचे किया हुआ, इसका मतलब ये है कि पेन आपको महसूस नहीं होगा। बाकी भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी होगा, इमोबिलिटी भी होगी, और क्या कहते हैं ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस भी आएंगी। लेकिन एनाल्जेसिया यानी कि जो प्रोड्यूस करेगा वो सबसे ज़्यादा होगा कि पेन आपको महसूस नहीं होगा। अब पेन किस तरीके से महसूस नहीं होता, आपका ग्लूटामेट जो नॉर्मली की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ग्लूटामेट क्या है, एक्साइटेटरी जो है ना वो न्यूरॉन्स है, यानी कि वो इम्पल्सिस ब्रेन को पहुंचाती हैं या उस तेज़ी पहुंचाती हैं जिससे एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, जिससे आपको पेन ज़्यादा महसूस हो रहा होगा। अब ग्लूटामेट क्या है, वो आया और अपने रिसेप्टर से सेल के अंदर जो उसका रिसेप्टर है उससे बाइंड हुआ तो क्या होता है, चैनल ओपन हो जाते हैं। कौन से चैनल ओपन होते हैं, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, और कैल्शियम जो है ना वो सेल के अंदर धड़ाधड़ जाने लगता है। जब सेल के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा, कैल्शियम की एंट्री ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो ट्रांसफ़र करेगा पेन न्यूरॉन को, यानी पेन के इम्पल्सिस को ट्रांसफ़र करेगा, इम्पल्सिस को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को। ये क्यों, ये पेन इम्पल्सिस क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम चैनल बहुत ज़्यादा आ गया है किसके अंदर, सेल के अंदर। अब ये सेल के अंदर न्यूरॉन ज़्यादा आ गए, कैल्शियम चैनल ज़्यादा आ गए। उसकी वजह ये थी कि यहाँ NMDAR रिसेप्टर था, वो ग्लूटामेट का रिसेप्टर था, उसने एक्साइट किया और ये हमको पेन ज़्यादा महसूस होने लगा। लेकिन अगर हम इस NMDAR रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, चैनल जो है वो बंद रह जाएंगे। आयन के जो चैनल है, कैल्शियम आयन के जो चैनल है
वो बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जब ये क्लोज हो जाएंगे तो कैल्शियम की एंट्री सेल के अंदर बहुत कम होगी। अगर कम होगी ना नहीं होगी तो क्या होगा, आपके जो पेन के जो ट्रांसमिट न्यूरॉन ट्रांसफर कर रहे थे इम्पल्सिस को, वो नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो न्यूरॉन को पता ही नहीं पड़ेगा कि नीचे क्या हो रहा है, उसको पेन महसूस ही नहीं होगा ब्रेन के अंदर। समझ में आ गई? यानी कि ब्रेन को इस बात का पता होना, बॉडी को इस बात का पता होना कि मेरे बॉडी के अंदर कहीं पेन है, उसका इसकी बड़ी वजह ये है कि कैल्शियम चैनल की एंट्री सेल के अंदर होती है, और वो जो है ना अपनी इम्पल्सिस को एक इम्पल्सिस से दूसरे न्यूरॉन को, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन को वो दे रहा होता है, तब जाके ब्रेन बोलता है यार नीचे मुझे पेन महसूस हो रहा है। अगर हमने इस NMDAR रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी और आपको पेन महसूस नहीं होगा। ये ड्रग सारा यही करती हैं कि ये NMDAR रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है ताकि ये प्रोसेस पूरा ना हो और आपको पेन महसूस ना हो। इसके अंदर हमने दो टाइप लिखी हुई है, एक IV के अंदर हम देते हैं, दूसरा जो है ना वो गैसेस के अंदर हम देते हैं, इनहेलेशन के थ्रू देते हैं गैसेस के अंदर। अच्छा, ये वोल्टाइल गैसेस नहीं होती, ये सिर्फ जो गैसेस होती हैं उनमें ही आती हैं। अब जो IV के अंदर हम केटामिन देते हैं, क्या चीज़, केटामिन देते हैं। केटामिन देने से क्या होगा कि ये इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, आपको एनर्जेसिया का इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी कि आपको जो है पेन महसूस नहीं होगा और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इमोबिलिटी, रिफ्लेक्सेस भी आएंगी, लेकिन ज़्यादा जो है ना ये वाली इफेक्ट आपको प्रोड्यूस होगी, यानी कि पेन के एंगल्स रिफ्लेक्स आपके कम हो जाएंगी। सही है। इसके साइड इफेक्ट ये है कि हार्ट रेट ज़्यादा करा सकता है, हाइपर सेलिब्रेशन हो सकती है, सलेवा की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, हेलुसिनेशन हो सकती है, और ये सब सारे जो तीनों के तीनों साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये 24 आवर्स तक रह सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा इन्हेलेशन और गैसेस की अगर हम बात करें, जो गैसेस के थ्रू हम इन्हेलेशन के थ्रू जो है हम एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं, उसके अंदर साइक्लोप्रोपेन है, एनो है, नाइट्रस ऑक्साइड है, एनो को कहते हैं, और जीनाइन है। अब ये इनके जो है ना ये भी यही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इमोबिलिटी, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस और एनर्जेटिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, पेन आपको महसूस नहीं होगा। ये NMDAR रिसेप्टर पे ही काम करती हैं। अब ये इनकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि साइक्लोप्रोपेन और एनो नाइट्रस ऑक्साइड की, इन दोनों को अगर आप देंगे तो इससे क्या हो सकता है, पेशेंट को डायजीनेस हो सकती है, नाजिया, वॉमिटिंग आ सकता है इसको, ये साइड इफ़ेक्ट इसके रह सकते हैं। इसके अलावा जो है ना अगर हम जीनेन की बात करें तो इसके इतनी कोई परमानेंट या कोई ज़्यादा जो है ना साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए इसको आइडियल जनरल एनेस्थेसिया भी कहते हैं। तो अब उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सेकंड क्लास की जो ड्रग्स हैं वो क्या काम करती हैं। वो एनर्जेसिया को, यानी कि पेन के अगेंस्ट जो आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं या आपको जो महसूस होता है पेन ज़्यादा, वो नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा कि आपका जो रिसेप्टर है NMDAR जो ग्लूटामेट का रिसेप्टर है, एक्साइटेटरी जो न्यूरॉन है उनका एक रिसेप्टर है ग्लूटामेट, NMDAR इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। इस रिसेप्टर के ब्लॉक होने से कैल्शियम चैनल के जो आयन है वो ओपन नहीं है, कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होगा, कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा सेल के अंदर। जब सेल के अंदर नहीं जाएगा तो पेन के जो इम्पल्सेस हैं वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसफर नहीं होंगे और ब्रेन तक पता ही नहीं पड़ेगा कि पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये चार ड्रग्स जो है ना इसी के ऊपर काम करती हैं, NMDAR रिसेप्टर के ऊपर। ये सेकेंड क्लास थी। तीसरी क्लास की हम बात करते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ। थर्ड कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर कुछ ड्रग थर्ड कैटेगरी के अंदर भी आती हैं। तीसरी कैटेगरी के अंदर क्या होगा कि जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो होगा इमोबिलिटी। जो इमोबिलिटी की जो ये ज़्यादा डोमिनेंट होगा, बाकी भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स ये इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इमोबिलिटी बहुत ज़्यादा से जो है ना वो इस कैटेगरी के अंदर ये प्रोड्यूस करेगा। इस कैटेगरी के अंदर जो ड्रग आती हैं वो इनहेलेशन ड्रग हैं, गैसियस नहीं है, वोल्टाइल ड्रग है। इससे पहले हमने गैसियस ड्रग के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर जो ड्रग आएंगी वो इनहेलेशन ड्रग होंगी, लेकिन वो वोल्टाइल होंगी। इसके आखिर में फ्लोरीन का एक लफ्ज़ है, ये लाजमी पाया जाता है। आप ज़्यादातर ड्रग्स के अंदर देखोगे तो फ्लोरीन हो गए, सिवाय हेलोथेन के। हेलोथेन इसके अंदर जो ड्रग आती हैं वो डिस्फोफ्लोरिन, सेवोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन और हेलोथेन, ये चार ड्रग्स, और भी ड्रग्स आएंगी लेकिन मैंने ये चार यहाँ पर लिखी। इन चारों ड्रग्स का मैकेनिज्म क्या है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म इसका पता नहीं है कि कौन से मैकेनिज्म को ये फॉलो करती हैं और तब जाके जो है ना ये इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं इमोबिलिटी का। हो सकता है कि ये गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर काम करती हैं, हो सकता है कि ये निकोटिनाइन रिसेप्टर के ऊपर काम करती हो सकता है कि ये 5H3 रिसेप्टर के ऊपर काम करती हो सकता है ये सेरोटोनिन रिसेप्टर के ऊपर काम करती हो सकता है कि ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हूँ,
हो सकता है कि ये पोटेशियम चैनल ओपनर हो, तो इनकी वजह से ये सब चीज़ें जो है ना प्रोड्यूस हो सकती हैं। हो सकता है कि ये जो है ना NMDAR जो रिसेप्टर था, NMDAR, हो सकता है ये इस रिसेप्टर के ऊपर ये जो है ना ये काम करते हैं। तो ये इनके मैकेनिज्म का एग्जैक्ट पता नहीं है, इसके बारे में कोई ख़ास ऐसा कोई थ्योरी या कोई ऐसी कोई सामने नहीं आई है कि एग्जैक्टली ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, कोई भी ड्रग इनमें कौन सी ड्रग कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करती है। लेकिन ये सब जो है ना इस रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने से जो है ना ये इमोबिलिटी की जो इफेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी। हेलोथिन के बारे में ये कहा जाता है कि ये मल्टीपल मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। हो सकता है ये 1 2 3 को फॉलो करती हैं, या हो सकता है ये इस 3 को फॉलो करती है उस समय, या इसको, तो हो सकता है इनमें से 3-4 मैकेनिज्म को फॉलो करती हो हेलोथिन। तो इन ड्रग्स के बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन से जो रिसेप्टर हैं या किस चीज़ को ये ब्लॉक करके जो है ना ये इमोबिलिटी का जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करती हैं। पर इतना ज़रूर है कि ये सब जो मैंने बताया इसमें कोई ना कोई पाथवे या कोई ना कोई जो है ना वो रिसेप्टर यूज़ करते होंगे। हेलोथिन के बारे में मैंने कहा कि ये मल्टीपल जो बहुत सारे जो है ना इनमें से कोई ना कोई मैकेनिज्म 1 या 2 या 3 या 4 मैकेनिज्म को इकट्ठा करके जो है ना ये अपना काम जो है ना वो करती है। अब अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो इसके जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं यही है कि जो और ड्रग्स के अंदर जो है ना जिस तरीके से आता है आपका नाजिया, वोमिटिंग, बीपी, हाइपी, वो ये सब चीज़ें जो है ना वो आती हैं साइड इफ़ेक्ट के अंदर कि बीपी उसका कम हो जाना, कार्डिक आउटपुट के ज़्यादातर कम हो जाता है। ये तो मेन ये इफ़ेक्ट जो है ना ये तो मेन है कि बीपी का कम हो जाना और कार्डिक आउटपुट का कम हो जाना, नाजिया, वोमिटिंग, ये तो साथ ही रहता है। लेकिन हेलोथिन के बारे में ये कहते हैं कि ये हेपाटोटॉक्सिसिटी करता है, रीनल लिखना भूल गया शायद, रीनल टॉक्सिसिटी करता है, रीनल टॉक्सिसिटी करता है, हेपाटोटॉक्सिसिटी करता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करता है। हाइपरथर्मिया तो आप समझते हैं कि जब टेम्परेचर का हाई हो जाना, बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, लेकिन वो मैलिग्नेंट हो जाना। मैलिग्नेंट इस तरह से कह सकते हैं कि सर्कोपाल्मिक रेटिकुलम जो है ना एक ब्रेन के अंदर एक एरिया है, अगर उससे जो उसको ऊपर अगर इफेक्ट पड़ जाए तो क्या होता है कि कैल्शियम जो है ना वो सेल से बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना आपका जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर पेशेंट चला जाता है। तो ये अगर ज़्यादा टेम्परेचर आ जाए और वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वर्स हो, ख़राब हो और अनकंट्रोलेबल हो, तो आप ये कह सकते हैं कि हेलोथिन की वजह से ये हो सकता है। इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो ये सारे ड्रग्स जो है ना दोबारा से मैं पढ़ लेता हूँ, सारे ड्रग्स क्या कहते हैं, तीसरी कैटेगरी के ड्रग्स हैं, इमोबिलिटी प्रोड्यूस करेंगे सबसे ज़्यादा। इसके अलावा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस भी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इमोबिलिटी ज़्यादा होगी। इनहेलेशन है, वोल्टाइल ड्रग्स हैं, डिसोफ्लोरिन है, सेवोफ्लोरिन है, आइसोफ्लोरिन है, हेलोथिन और ड्रग्स भी आती है। मैंने ये सब कुछ लिखे, कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन ये जो मैंने यहाँ लिखी हुई है इसी मैकेनिज्म में से किसी न किसी मैकेनिज्म को फॉलो करती है। हेलोथिन के बारे में ये कहा जाता है कि मल्टीपल मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। बीपी का कम हो जाना, कार्डिक आउटपुट का कम हो जाना, ये इनके मेन साइड इफेक्ट्स हैं, और इसकी वजह से रीनल हेपाटोटॉक्सिसिटी और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हेलोथिन की वजह से हो सकता है। तो ये तो थी आपकी तीसरी ग्रुप की ड्रग्स। अब हम आते हैं चौथी ग्रुप की ड्रग्स के ऊपर। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। एक ड्रग इसमें ऐसी भी है कि वो इन तीनों इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। इसमें डोमिनेंट कोई नहीं होता, लेकिन ये है कि तीनों इफेक्ट को यकसा तौर पर वो प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती है। और फोर्थ ड्रग के अंदर है, ये ना एक ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में नहीं आती, इसको अलग लिखते हैं हम लोग। इसको कहते हैं डेक्समेथाजोनाइडाइन, बहुत मुश्किल नाम है, लंबा भी है। डेक्समेथाजोनाइडाइन ये ड्रग्स किस तरीके से काम करती है, ये जो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, नोरेपिनेफ्राइन क्या करता है कि वो जो अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है तो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कि आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाता है, सही है, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाता है। तो अगर आप देखें कि ये साइनेप्टिक रीजन है जिसके जो न्यूरॉन यहाँ से वेजिकल से अगर ये रिलीज होती है नोरेपिनेफ्राइन या नोरेड्रेनालिन, तो ये जैसे ही रिलीज होगी तो अल्फा 1 से बाइंड होगी, अपने रिसेप्टर है इसका, अल्फा 1 इससे बाइंड होगी, और एक उसके बाद जाकर अल्फा 2 से बाइंड होगी।
इसको हम अलग सब्जेक्ट में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए अल्फा 2 से बाइंड होगी। अल्फा 2 से जैसे ही बाइंड होगी तो ये नोरेपिनेफ्राइन की जो अमाउंट है उसके अंदर कमी कर देती है, ये इसको रीअपटेक करती है और दोबारा से वेजिकल के अंदर भेज देती है। समझ में, इसका यही काम है। तो ये प्री साइनेप्टिक रीजन के अंदर जो अल्फा 2 है रिसेप्टर है, इसको एक्टिवेट करता है ताकि जो नोरेपिनेफ्राइन की जो रिलीज है उसको कम किया जा सके और ये अपने रिसेप्टर अल्फा 1 से बाइंड ना हो, और इसके इफेक्ट जो दिल के ऊपर हैं या स्केलेटल मसल्स के ऊपर हैं या पेन के ऊपर जिसके जो वो हैं वो कम हो। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि नोरेपिनेफ्राइन को कम करना होगा। किस तरीके से कानून कम करना होगा? नोरेपिनेफ्राइन रिलीज तो हो चुका है, लेकिन इसके रिलीज के अंदर कमी कैसे होगी? रिलीज हो चुका है, हमने दोबारा उसको पकड़ा और वेसिकल के अंदर डाल दिया। जैसे हम वेसिकल के अंदर डालेंगे और वेसिकल को बंद करेंगे तो इसके दो इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। वेसिकल के अंदर भी आ गया और एक वक्त आएगा कि नोरेपिनेफ्राइन का लेवल यहाँ पर कम हो जाएगा। कुछ तो वेसिकल के अंदर क्या कहते हैं वो पैक हो जाएंगे और दूसरा इसकी रिलीज के अंदर कमी हो जाएगी। तो नोरेपिनेफ्राइन की रिलीज के अंदर कमी कर देंगे, इसको रीअपटेक कर लेंगे, दूसरे रिलीज के अंदर कमी कर देंगे। तो क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर जो है ना, जो न्यूरो की ट्रांसमिशन है उसके अंदर कमी आ जाएगी। अगर जैसे ही कमी आएगी हमें पता नहीं पड़ेगा कि नीचे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। तो इमोबिलिटी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और पेन के अगेंस्ट जो रिफ्लेक्सेस हैं या वो हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ये तीनों इफेक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं इस तरीके से कि ये जो है ना नोरेपिनेफ्राइन की रिलीज को जो है ना वो कम कर देंगे, दूसरा इसको रीअपटेक करवा देती हैं, जल्दी से वेजिकल के अंदर बंद कर देती हैं। ये हम इंशाल्लाह डिटेल में न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर जब हम पढ़ेंगे, न्यूरोट्रांसमिशन जो वो पोर्शन है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के जितने भी ड्रग्स इसके ऊपर यूज़ होते हैं उसमें हम पढ़ेंगे। उसमें फिर आपको बहुत आसानी से ये सब कुछ पता पड़ जाएगा कि किस तरीके से ये रीअपटेक होती है और वापस से किससे वेजिकल के अंदर बंद हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको इतना समझना चाहिए कि नोरेपिनेफ्राइन की रिलीज़ और उसके रीअपटेक को तेज़ कर देते हैं, रिलीज को कम कर देते हैं और अपटेक को तेज़ कर देते हैं ताकि नोरेपिनेफ्राइन अपने रिसेप्टर से बाइंड ना हो और इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे। तो ये ड्रग वो यही काम करती है। अगर नोरेपिनेफ्राइन बीपी और हार्ट रेट को ज़्यादा करता है तो इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आपका बीपी ज़्यादा कम, साइड इफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, बीपी भी ज़्यादा कम हो सकता है, हार्ट रेट भी आपका कम हो सकता है, कार्डियक आउटपुट भी आपका कम हो सकता है। सही है। तो ये फोर्थ ग्रुप थी, थोड़ी सी अलग थी, इन सब में से अलग थी। ये तीनों इफेक्ट को एक ही जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करती है क्योंकि ये ब्रेन के जो मेन ऑर्गन है न्यूरॉन में जो इनका जो न्यूरोट्रांसमीटर है नोरेपिनेफ्राइन उसको जो है ना वो ब्लॉक कर देते हैं। तो उसका सारा इफेक्ट जितने भी जो है ना जिस्म के ऊपर है उसको जो है ना वो इनहिबिट कर देती है, कम कर देती है। तो ये एक ड्रग थी जिसको हम कहते हैं डेक्समेथासोन, ये ड्रग आती है। तो ये जनरल एनेस्थीसिया के बारे में हमने तकरीबन जितनी भी ड्रग्स थी 4 कैटेगरी, हम अब समझ लें कि 4 कैटेगरी एक ड्रग इसके अंदर ये आ गई, 3 कैटेगरी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हमें क्या रह गया है कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स रह गई हैं, वो इंशाल्लाह उसको हम पढ़ेंगे कि लोकल एनेस्थीसिया के अंदर जो ड्रग यूज़ होते हैं वो किस तरह काम करती हैं और उनके ड्रग जो हैं उनके क्या क्या नाम है। लेकिन जनरल एनेस्थीसिया के हवाले से मेरे ख्याल में इतना बहुत है जितना हमने पढ़ लिया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने पढ़ाया है इसके अंदर जो गलती हो या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए अपनी जो है ना वो लेक्चर को। और तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार भी करूंगा और मशकूर भी रहूँगा कि आप मुझे जो है ना इस काबिल समझे कि मेरी नोक या जोंक या मेरी गलती इसको जो है ना वो आप चेकआउट करके मुझे जो है ना वो बता दिया करें। हो सकता है कोई चीज़ें मैं अक्सर लिखने में भूल जाता हूँ और अगर लिख भी लेता हूँ तो फिर कहने में कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। तो इसके लिए मुझे आप नोटिफाई किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।